हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक वितान का पहला पाठ। पाठ का नाम है सिल्वर वेडिंग और इस पाठ के लेखक श्याम मनोहर जोशी जी हैं। इस कहानी की शुरुआत एक दफ्तर से होती है जिसमें इस कहानी के मुख्य पात्र यशोधर पंत काम करते हैं। एक दिन शाम के समय दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। यानी उस समय जो समय था वो 5:25 था जो दफ्तर की घड़ी में दिखाया जा रहा था। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं। पहले ज़माने में इस प्रकार की घड़ियाँ होती थी जो चाबी भरने से 24 घंटे तक चलती थी। इसलिए यशोधर बाबू रोज़ अपनी घड़ी को रेडियो के समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते हैं। इनके कारण ही वे इनके अधीनस्थ कर्मचारी जो हैं वो 5 बजे के बाद भी दफ्तर में रुक जाते थे। यानी यशोधर बाबू समय के साथ चलते थे तथा अपना सभी कार्य समय पर पूरा करते थे तथा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही पसंद नहीं करते थे। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व एवं जीवन पर किशनदा नाम के एक व्यक्ति का बहुत अधिक प्रभाव है। वे उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। दफ्तर से लौटते समय वे किशनदा की उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जिसमें अपने जूनियरों से हल्का फुल्का मजाक किया जाता है। यानी जिस प्रकार से किशनदा अपने जीवन में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ भी थोड़ा बहुत मजाक करते थे, उसी प्रकार से यशोधर बाबू भी अपने जो जूनियर हैं उनसे मजाक करते थे, आते जाते उनका हालचाल पूछ लेते थे। अब दफ्तर में नए असिस्टेंट चड्डा की चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते भी पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर एक ऐसा शब्द है जिसे वो तकिया कलाम के तरह हर बात में प्रयोग करते थे। उसने थोड़ी बदतमीजी से व्यवहार करते हुए पंत जी की घड़ी को चूनेदानी कहकर उसका हाल पूछा और फिर चड्डा ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा कि आपकी घड़ी अब पुरानी हो गई है, अब तो आप डिजिटल जापानी घड़ी ले ही लो, अब वह सस्ती मिल जाएगी। तब पंत जी ने उनसे कहा कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली थी तथा यह घड़ी अब तक उनकी तरह पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी सही समय बताती है, इसलिए वो इसे अभी नहीं बदलेंगे। इस प्रकार का जवाब देने के बाद एक हाथ बढ़ाने की परंपरा पंत जी ने अल्मोड़ा के रेंजे स्कूल में सीखी थी तथा ऐसी परंपरा ही किशनदा के क्वार्टर में भी थी। जब यशोधर बाबू विचारों में खो जाते हैं तथा अपने जीवन के बीते हुए दिनों को याद करते हैं कि किस प्रकार से उनका जीवन था। अब कहानी में उनके जीवन के बारे में बताया जाता है, यानी वो अपने ख्यालों में खोए हुए थे। किशनदा के क्वार्टर में यशोधर बाबू ने शरण ली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे तथा उनके यहाँ पर एक प्रथा थी, परंपरा थी कि बातों बातों में एक दूसरे को हाथ देना, यानी जैसे हम सब आजकल हाई फाई करते हैं इस तरह से। पंत जी जब दिल्ली आए थे तब उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, यानी वो बहुत कम उम्र में ही दिल्ली आ गए थे। तब किशनदा ने उन्हें अपने पास रखा तथा मेस का रसोइया बना दिया, यानी उसे कुछ न कुछ काम दे दिया। उन्होंने यशोधर बाबू को 50 रुपये भी दिए ताकि यशोधर बाबू अपने कपड़े बनवा लें तथा अपने घर पर भी पैसे भेज सकें। इस प्रकार की यादों में अब वो खोए हुए थे। तभी चड्डा की आवाज़ से वे जागृत हुए, यानी वो जो खोए हुए थे अपने ख्यालों में, उनका ध्यान अचानक से चड्डा की आवाज़ से उनका ध्यान उनकी बातों की ओर गया और मेनन द्वारा शादी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वे कहने लगे कि नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। यानी उनका विवाह कब हुआ था? 6 फरवरी 1947 को। तब मेनन ने उन्हें बताया कि आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है, यानी आपकी शादी को पूरे 25 साल पूरे हो गए हैं तथा उन्हें बधाई दी। यशोधर बाबू कुछ खुश होते हुए झेंप जाते हैं, शर्मा जाते हैं, फिर भी वे इन सब बातों को अंग्रेज़ों के चौंचले बताते हैं। उनके अनुसार
ये आज के ज़माने की बातें हैं, लेकिन यशोधर बाबू पुराने ज़माने के विचारों वाले व्यक्ति हैं। किंतु चड्ढा उनसे चाय मट्ठी व लड्डू की मांग करता है कि आपको हमें कुछ पार्टी वगैरह देनी पड़ेगी। तो यशोधर जी अब 10 रुपये का नोट निकाल कर देते हैं ताकि सब आराम से चाय वाय पी सकें, परंतु उन्हें यह समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड लगता है। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे चाय पार्टी में शामिल नहीं होते हैं। यानी इस प्रकार से चाय पार्टी में शामिल होना और बातचीत करना उन्हें ऐसा लगता है जैसे यह वक्त की बर्बादी है। अब वो चड्ढा के जोर देने पर उन्हें 20 रुपये और दे देते हैं, लेकिन आयोजन में शामिल नहीं होते और उनके साथ बैठकर चाय पीना और गप्पे लड़ाना एक तरह से उन्हें वक्त की बर्बादी लगती है और इस तरह से अपना समय नष्ट करना उनकी परंपरा के विरुद्ध है। यानी वो पुराने ज़माने के विचारों वाले व्यक्ति हैं। यशोधर बाबू ने उधर रोज़ बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर प्रवचन सुनने तथा स्वयं प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है, एक नया नियम बना लिया है। यह बात उनकी पत्नी व बच्चों को बुरी लगती थी क्योंकि वे अभी बुजुर्ग नहीं थे। उनकी पत्नी और उनके बच्चे नए विचारों के थे। उन्होंने अपने आप को समय के अनुसार आधुनिक रूप में ढाल लिया था। बिड़ला मंदिर से उठकर वे पहाड़गंज जाते और घर के लिए साग सब्जी लाते। इस समय वे मिलने वालों से भी मिल लेते थे। उनके दफ्तर की छुट्टी 5 बजे होती थी तथा वे अपने घर कभी भी 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे। आज यशोधर बाबू बिड़ला मंदिर जा रहे थे तो उनकी नज़र किशनदा के 3 बेडरूम वाले क्वार्टर पर पड़ी, जहां पर अब 6 मंजिला मकान बन रहा है। उन्हें बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लग रही थी। यही कारण है कि उनके पद के जो अनुकूल एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर पर D2 टाइप अच्छे वाले क्वार्टर मिलने के ऑफ़र भी उन्होंने स्वीकार नहीं किए और वे यहीं बसे रहना चाहते हैं। और जब उनका क्वार्टर टूटने लगा तब उन्होंने शेष क्वार्टर में से एक अपने नाम पर अलाट करवा लिया। वे किशनदा की स्मृति के लिए यहीं रहना चाहते थे, यानी जिस स्थान पर वो रहते हैं वो उस स्थान से उनके जीवन की यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो उसी क्षेत्र में रहना चाहते हैं। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी व अपने बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद होने लगा है। यानी उनके विचारों में अब सामंजस्य नहीं रहा, उनमें टकराहट होने लगी है। इसी वजह से उन्हें जल्दी घर लौटना अच्छा नहीं लगता था। उनका बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पर लग गया था। यशोधर बाबू के 3 लड़के थे तथा 1 लड़की थी। यशोधर बाबू को यह भी समहाउ इम्प्रॉपर लगता था क्योंकि यह कंपनी शुरू में ही 1500 रुपये प्रतिमाह वेतन देती थी। उन्हें इसके विषय में कुछ गड़बड़ लगती थी क्योंकि खुद यशोधर बाबू का वेतन अब जाकर 1500 रुपये हुआ है और उनके बेटे की जो तनख्वाह है वो शुरुआत में ही 1500 कैसे हो गई। उन्हें कुछ गड़बड़ लगती थी। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था। उसका अलाइड सर्विसेज में न जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और उनकी एकमात्र बेटी शादी से इनकार करती है तथा वह बहुत सारे लड़कों को नापसंद कर चुकी है। साथ ही वह डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की धमकी भी देती है। वे अपने बच्चों की तरक्की से खुश हैं परंतु उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। यशोधर की पत्नी संस्कारों से आधुनिक नहीं है परंतु बच्चों के दबाव से वह भी मॉडर्न बन चुकी है। यानी वो आधुनिक विचारों वाली नए जो रीति रिवाज हैं उनको अपनाने वाली स्त्री बन गई है। शादी के समय उसे भी संयुक्त परिवार का दबाव झेलना पड़ा था। उसकी इच्छाएं भी अधूरी रह गई थी। वह स्वतंत्र होकर अपना जीवन जीना चाहती थी जो कि उस समय संभव नहीं हो पाया। यशोधर ने उसे आचार व्यवहार के बंधनों में बांध रखा था। अब वह बच्चों का पक्ष लेती हैं तथा खुद भी अपनी सहूलियत के हिसाब से यशोधर की बातें मानने की बात कहती हैं। यानी वो अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ बातों को मान लेती हैं तथा कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देती हैं। यशोधर बाबू उसे शालियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह
मुहासे लोग करें तमाशे, इस प्रकार के वाक्य कहकर उसके विद्रोह का मजाक उड़ाते हैं, परंतु यशोधर बाबू खुद ही तमाशा बनकर रह गए हैं। किशनदा के क्वार्टर के सामने खड़े होकर वे सोचते हैं कि वे शादी न करते और पूरा जीवन समाज को समर्पित कर देते तो कितना अच्छा होता। यशोधर ने सोचा कि किशनदा का बुढ़ापा कभी सुखी नहीं रहा। उनके तमाम साथियों ने मकान ले लिए थे। रिटायरमेंट के बाद भी किसी ने उन्हें अपने घर में रहने की पेशकश नहीं की तथा स्वयं यशोधर भी यह पेशकश नहीं कर पाए क्योंकि वे शादीशुदा थे। किशनदा कुछ समय किराए के मकान में रहे और फिर अपने गांव लौट गए। साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें कोई बीमारी भी नहीं हुई थी। यशोधर को इसका कारण भी पता नहीं। वे किशनदा की यह बात याद रखते थे कि उन्होंने एक बार उन्हें कहा था कि जिम्मेदारी पड़ने पर हर व्यक्ति समझदार हो जाता है। यानी यशोधर बाबू के मन पर तथा उनकी जीवन शैली पर किशनदा का बहुत अधिक प्रभाव है तथा वे उन्हें अपना गुरु मानते हैं। वे मन ही मन यह स्वीकार करते थे कि दुनियादारी में उनके बीवी बच्चे अधिक सुलझे हुए हैं, परंतु वे अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ सकते। वे मकान भी नहीं लेंगे। किशनदा कहते थे कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं तथा सयाने उनमें रहते हैं। रिटायरमेंट होने पर गांव के पुश्तैनी घर चले जाओ। वे इस बात को आज भी सही मानते हैं। उन्हें पता है कि गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है, यानी उसकी जो स्थिति है वो सही नहीं है और उस पर अनेक लोगों का हक है। उन्हें लगता है कि रिटायरमेंट से पहले कोई लड़का सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेगा तथा उसे भी कोई ना कोई क्वार्टर मिल जाएगा। ऐसा न होने पर क्या होगा, इसका जवाब किशनदा के पास नहीं है। वो दुविधा की स्थिति में है। आज बिरला मंदिर के प्रवचनों में उनका मन नहीं लगा। उम्र ढलने के साथ किशनदा की तरह वो रोज़ मंदिर जाने, संध्या पूजन करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे। मन के विरोधों को वो अपने तर्कों से खत्म कर देते हैं, यानी उनके मन की जो बातें हैं उन्हें वो अपने ही तर्कों से समाप्त कर देते हैं। गीता के पाठ में जनार्दन शब्द सुनने से उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी का स्मरण हो आया। उनकी याद आ गई। उनकी चिट्ठी से पता चला कि वे बीमार हैं। यशोधर बाबू अहमदाबाद जाना चाहते हैं, परंतु उनकी पत्नी व बच्चे उनका विरोध करते हैं। यशोधर बाबू अपने परिवार के जो दूर के रिश्तेदार हैं उनके खुशी गम में हर मौके पर उनके यहाँ जाना जरूरी समझते हैं तथा बच्चों को भी वैसा बनाने की इच्छा रखते हैं। किंतु उस दिन हद हो गई जिस दिन उनके कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यानी जो यशोधर बाबू हैं उनकी पत्नी तथा उनके बच्चे पैसे के द्वारा सबकी तुलना करते हैं। पैसे के आधार पर अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी तुलना करते हैं तथा जो गरीब उनके रिश्तेदार हैं उनको वो अनदेखा कर देते हैं या उनसे मिलना जुलना पसंद नहीं करते। यशोधर की पत्नी का कहना है कि उन्होंने बचपन में कुछ नहीं देखा। माँ के मरने के बाद विधवा बुआ ने यशोधर का पालन पोषण किया था। मैट्रिक पास करके दिल्ली में वे किशनदा के पास रहे। वे भी कुंवारे थे तथा उन्हें कुछ भी नहीं पता था, अतः वे नए परिवर्तनों से वाकिफ नहीं थे। उन्हें धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी पारिवारिक चिंतन में डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। ध्यान लगाने का कार्य रिटायरमेंट के बाद अच्छा रहता है, ठीक रहता है। इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्गवार हैं। यानी यशोधर बाबू की पत्नी यह मानती हैं कि उनके पति समय के साथ साथ अपनी जीवन शैली को, अपने विचारों को बदल नहीं पाए और इन्हें इस प्रकार की चीज़ों में भी कोई रुचि नहीं है। इसलिए वो अपने पति की कुछ बातों को मानती हैं तथा कुछ बातों को अनदेखा कर देती हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके शिष्य तथा एक उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। उनके जाने के बाद घर में होली गंवाना, रामलीला के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना तथा जनेऊ संस्कार के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए घर पर बुलाना आदि जो कार्य हैं उन्हें यशोधर बाबू की पत्नी और बच्चे नहीं चाहते कि वो इस प्रकार के कार्य करें, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों के विरोध के बावजूद वो ये सब कार्य करते हैं तथा
अपने धार्मिक संस्कार व रीति रिवाज को निभाते हैं। वे यह भी चाहते हैं कि बच्चे उनसे सलाह लें, उनके अनुसार जीवन व्यतीत करें। यदि उन्हें कोई नए नियम उन्हें लागू करने हैं तो बच्चे उनसे उसके बारे में सलाह मशवरा अवश्य करें, परंतु बच्चे सदैव उन्हें उपेक्षित करते हैं। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। वे चाहते हैं कि उनके लड़के घर का सामान खुद लाएं, परंतु उनकी आपसी लड़ाई से उन्होंने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया तथा स्वयं ही सामान लेकर आते हैं। बच्चे चाहते थे कि इन कामों के लिए नौकर रख लें और यशोधर बाबू यही समहाउ इम्प्रॉपर बोलते हैं, यानी यशोधर बाबू को इन कामों के लिए नौकर रखना इम्प्रॉपर लगता है। उनका अपना बेटा उन्हें वेतन दे, इस प्रकार की उनकी इच्छा है। क्या वह जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? उनके ऊपर वह हर काम अपने पैसे से करने की धौंस देता है, यानी जब यशोधर बाबू के बेटे की नौकरी लग गई है तो वह हर काम अपने पैसे से करने की धौंस देता है कि यह मेरे पैसे से हो रहा है। वह घर में तमाम परिवर्तन अपने पैसों से कर रहा है और इसी के कारण वह घर की हर चीज़ पर अपना हक समझता है। यानी बच्चों के विचार आधुनिक हैं तथा यशोधर बाबू के विचारों से मेल नहीं खाते। आज यशोधर बाबू सब्जी लेकर अपने क्वार्टर पर पहुँचे। वहाँ एक तख्ती पर लिखा था वाईडी पंत। उन्हें पहले गलत जगह आने का धोखा हुआ, क्योंकि इस प्रकार का नाम उनके घर पर कभी नहीं लिखा गया था। और घर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर और मोटरसाइकिलें थी तथा लोग विदा ले दे रहे थे, यानी एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागजों की झालरें व गुब्बारे लटक रहे थे। घर में साज सजावट की हुई थी। उन्होंने अपने बेटे को कार में बैठे किसी साहब से हाथ मिलाते देखा। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को बरामदे में खड़ा देखा। उनकी बेटी ने जीन्स तथा बिना बाह का टॉप पहन रखा था तथा वो मेहमानों को विदा कर रही थी। उनकी पत्नी के होठों पर लाली तथा बालों में खिजाब लगा हुआ था। यशोधर को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगा। यशोधर बाबू चुपचाप घर पहुँचे तो बड़े बेटे ने उनको देर से आने पर उलाहना दिया, यानी उनको शिकायत की कि आप आज देर से आए हो। यशोधर ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर जी के दूर के भांजे ने कहा कि जब से तुम्हारा बेटा 1500 महीने कमाने लगा है तब से। यानी यशोधर बाबू ने जब पूछा कि हमारे यहाँ पर सिल्वर वेडिंग कब से मनाई जाने लगी है, तब उनके कोई दूर के रिश्तेदार ने कहा कि जब से आपका बेटा 1500 रुपये हर महीने कमाने लगा है तब से। यशोधर को अपनी सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उन्हें मलाल था कि सुबह ऑफिस जाते समय तक किसी ने भी उनसे इस आयोजन के बारे में बातचीत नहीं की थी। यह एक सरप्राइज़ की तरह था। यह एक उन्हें चकित कर देने वाला आयोजन था। उनके पुत्र भूषण ने जब अपने मित्रों और सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय करवाया तो उस समय उन्होंने प्रयास किया कि भले ही वे संस्कारी कुमाऊनी हैं तथा विलायती रीति रिवाज भी वो अच्छी तरह निभाते हैं। यानी वो अपने जड़ों से बेशक से कोई पहाड़ी, यानी उनका जो जन्म स्थान है वो कुमाऊं है, तो वो संस्कारी कुमाऊनी हैं, लेकिन फिर भी विलायती रीति रिवाज उन्हें अच्छी तरह से निभाने आते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने बेटे के दोस्तों के साथ अच्छी तरह पेश आए, अच्छी तरह व्यवहार किया। बच्चों के आग्रह पर यशोधर बाबू अपनी शादी की सालगिरह पर केक काटने के स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ पर केक रखा हुआ था। फिर बेटी के कहने पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा समहाउ आई डोंट लाइक दिस, परंतु उन्होंने केक नहीं खाया क्योंकि केक में अंडा होता है। अधिक आग्रह करने पर उन्होंने संध्या न करने का बहाना किया तथा पूजा में चले गए। यानी उन्होंने बहाना बनाया कि आज उन्होंने पूजा नहीं की है, इसलिए वो पूजा करने के लिए चले गए। और आज उन्होंने पूजा में देर लगाई ताकि अधिकतर मेहमान चले जाएं। उन्हें किशनदा दिखाई दिए। उन्होंने पूछा कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गई। यानी यशोधर बाबू को किशनदा की मृत्यु के बारे में जब उन्होंने किसी से पूछा
तो उन्हें जवाब मिला कि जो हुआ होगा, यानी उनको कुछ नहीं पता कि किशनदा की मृत्यु कैसे हो गई। तो पूछते हैं कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे कि भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, चाहे वह गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, अमीर हो या गरीब, शुरू और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि इस संसार को छोड़कर हर व्यक्ति को एक न एक दिन जाना है तथा कोई किसी को साथ नहीं लेकर जाता, सब अंत में अकेले ही होते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी उनका मार्गदर्शन करने में सक्षम है और यह बताने में भी कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया कैसा होना चाहिए। किशनदा अकेलेपन का राग अलाप रहे थे। उनका मानना था कि सब मोह माया है, क्योंकि किशनदा ने विवाह नहीं किया था तथा विवाह ना करने के कारण उनके जो बाकी सगे संबंधी थे वो भी उनसे दूर जा चुके थे। जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी कभी इसी तरह अकेला और असहाय महसूस करेगा जितना कि आज यशोधर बाबू कर रहे हैं। इसी बीच यशोधर की पत्नी ने वहां आकर झिड़कते हुए पूछा कि आज पूजा में ही बैठे रहोगे। मेहमानों के जाने की बात सुनकर वे लाल गमछे में ही बैठक में चले गए। बच्चे इस परंपरा के सख्त खिलाफ थे। उनकी बेटी इस बात पर बहुत झल्लाई, गुस्से में आई, टेबल पर रखे प्रेजेंट यानी गिफ्ट खोलने की बात कही। भूषण उनको खोलता है तथा देखता है कि यह एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, यानी यशोधर बाबू को एक उपहार मिला जिसमें एक ड्रेसिंग गाउन है। सुबह दूध लाने के समय जब आप फटा हुआ पुलोवर पहनकर जाते हैं तो वह बहुत बुरा लगता है। इस प्रकार की बात उनके बेटे ने कही। यशोधर बाबू को अपने बेटे की यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। बेटी पिता का कुर्ता पजामा उठा लाई तथा इसे पहनकर आप गाउन इसके ऊपर हमें पहनकर दिखाएं। बच्चों के आग्रह करने पर वे गाउन पहन लेते हैं और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई, यानी उनकी आंखें नम हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की यह बात चुभ गई कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया करें। वह स्वयं दूध लाने की बात नहीं करता है। यह बात यशोधर बाबू को बहुत बुरी लगती है तथा वो अकेलेपन में किशनदा को याद करते हैं। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और नई उपलब्धियों को समेटे हुए है। हम अपनी जीवन शैली को, अपने विचारों को समय के साथ साथ बदलते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं। यानी परिवार के सभी सदस्यों के बीच जो आत्मीयता का रिश्ता होता है, जो भावनाओं का आपसी सामंजस्य और समझ होती है, वो कहीं गायब होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, ये दो ऐसे जुमले हैं, ये इस कहानी के बीज वाक्य हैं। पूरी कहानी इन दो वाक्यों पर ही आधारित है। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद, यानी किसी भी स्थिति को जो का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है, यानी एक दुविधा की स्थिति है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं, उनके विचारों की टकराहट है। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं ठहराते तथा उनका मन अनिर्णय की स्थिति में है। वो इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों तथा पत्नी का जो विचार है, उनकी जो विचारधारा है, उसे अपना लेना चाहिए, या जो उनके स्वयं के सिद्धांत हैं, उनके स्वयं के जो नियम उसूल हैं, उन पर अटल रहना चाहिए। उनके मन में एक प्रकार से अनिर्णय की स्थिति है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस पाठ में यशोधर बाबू की जीवन शैली, उनके जीवन पर किशनदा नाम के एक व्यक्ति का प्रभाव तथा उनके परिवार के सदस्यों के जो रीति रिवाज हैं, तौर तरीके हैं, जिस प्रकार से वो आधुनिकता के रंग में रंग गए हैं और उनके विचार भी आधुनिक बन गए हैं, इन सब का वर्णन किया गया है तथा हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें या हमारे परिवार के सदस्यों को आपस में समझ से
एक दूसरे की जो बातें हैं वो अच्छी तरह सोच समझ कर करनी चाहिए तथा कभी भी आधुनिकता के दौर में किसी के विचारों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और सबके विचारों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।